अफगानिस्तान से आकर उसने मुंबई के ग्रांड रोड पर जब किराए का कमरा लेकर रहना शुरू किया तो शायद ही कोई अंदाजा लगा पाया होगा कि आगे इस आदमी का फ्यूचर क्या होगा। लेकिन उसे मुंबई अंडरवर्ल्ड या फिर यूं कहें कि हिंदुस्तान का पहला डॉन कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जिसने अब तक सबसे ज्यादा लंबे समय तक अपनी धाक मुंबई शहर में रहकर बनाए रखी, जिसने आज के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को कभी सड़क पर पीटा था। हमारे आज के इस वीडियो में आखिर तक बने रहना, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं मुंबई के डॉन अब्दुल करीम शेर खान की डॉन बनने की दिलचस्प कहानी, जिसके बाद में दुनिया ने करीम लाला के नाम से उन्हें पहचाना। ये कहानी शुरू होती है अफगानिस्तान के कुनार से, जहां के शाही परिवार की जब राजशाही खत्म हुई तो उन्होंने व्यापार करना शुरू किया। इसी शाही परिवार से व्यापार करने के इरादे से अब्दुल करीम शेर खान साल 1925 से 1930 के बीच पाकिस्तान के पेशावर आया और उसके बाद वहां से मुंबई के ग्रांड ट्रंक रोड में आकर एक कमरा किराए से लेकर रहने लगा। ये वो समय था जब भारत एक हुआ करता था और पाकिस्तान नहीं बना था, लेकिन पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था। मुंबई में रहते हुए इसने शुरुआत की जुए के अड्डे से। जुए का काम करते हुए जब इसके पास पैसे आए थे तो इसने उस पैसे को ब्याज पर चलाना शुरू कर दिया। ब्याज पर पैसे देने और ब्याज की वसूली के कारण ही इसका नाम अब्दुल करीम शेर खान से करीम लाला हो गया। दरअसल उस समय आम पब्लिक के बीच छोटी मोटी बदमाशियां हुआ करती थी, लेकिन इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन क्राइम नहीं हुआ करता था। लेकिन करीम लाला ने बुरे कामों की शुरुआत तो की, लेकिन उसे बड़े ही और नाइस तरीके से किया। ब्याज के पैसे और जुए के अड्डे के साथ साथ उसमें शराब के अवैध कारोबार की भी शुरुआत की और इसके बाद उसमें वेश्यावृत्ति में भी कदम रखा। लड़कियों की खरीद फरोख्त करने के साथ साथ दुबई के शेखों तक लड़कियां पहुंचाने लगा। 40 के दशक में करीम लाला ने सोने और हीरे की तस्करी का काम भी शुरू कर दिया। पहले काम छोटे मोटे पैमाने पर हुआ करता था, लेकिन जब करीम लाला ने इस काम को शुरू किया तो उसका काम करने का तरीका बड़े लेवल पर पहुंच गया। इससे उसे काफी सारे पैसे मिलने लगे। उसके बाद करीम लाला ने लोकल दुकानदारों और दूसरे लोगों से हफ्ता वसूली का काम भी शुरू कर दिया। इसे सीधे सीधे गुंडागर्दी कह सकते हो। इसके अलावा उस समय तक इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी आने लगे थे। महंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम को लेके सरकार की ड्यूटी बचाकर बड़े पैमाने पर स्मगलिंग की जाती थी। करीम लाला इतने सारे काम बाकायदा अपनी गैंग के लोगों से करवाया करता था और इस गैंग का नाम था पठान गैंग। काम काफी अच्छा चल रहा था और करीम लाला का कद काफी बढ़ गया था। लाला जो कभी केवल पठानी सूट पहना करता था, वो अब केवल सूट पहनने लगा था। इस बीच मुंबई में एक और गैंग सक्रिय हुआ, हाजी मस्तान का। हाजी मस्तान अच्छी तरह से जानता था कि वो पठान गैंग से टक्कर नहीं ले सकता, इसलिए इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ कि समुद्र के किनारे का इलाका हाजी मस्तान संभालेगा। उसमें पठान गैंग के लोग मदद करेंगे। वहां से जो भी माल उतरेगा उसके बदले में हाजी मस्तान को कमीशन मिला करेगा। इस दौरान दोनों गैंग का काम चलने लगा। इसी बीच मुंबई में एक और गैंग सिर उठाने लगा और वो था वरदराजन मुदलियार। इसे वर्दा भाई के नाम से जाना जाता था। ये भी शराब के अवैध धंधे और दूसरे काम किया करता था। इसने भी करीम लाला और हाजी मस्तान दोनों के साथ समझौता किया। अब मुंबई में मिलजुल कर 3 गैंग काम करने लगे। अच्छे खासे पैसे आने लगे थे। पुलिस के बीच भी अच्छी पैठ थी। इसके बाद करीम लाला अपने घर में रोज शाम को दरबार लगाने लगा, जिसमें लोगों की लड़ाई झगड़े और आपसी मसले सुलझाने में लग गया। यहाँ तक कि कई बार सरकारी कर्मचारी, पुलिस वाले और जज मजिस्ट्रेट भी उसके पास पहुँचते थे। करीम लाला का कद और भी ज्यादा बढ़ता गया। ऐसे प्रॉपर्टी विवाद जिसमें किसी से घर खाली करवाना हो या दुकान खाली करवानी हो, तो ऐसी स्थिति में करीम लाला का नाम काफी होता था। करीम लाला का कद 7 फुट का था। वो भीड़ में अलग ही नजर आता था। एक बार उसके पैर में चोट लग गई और उसने छड़ी लेकर चलना शुरू कर दिया, स्पेशली काले रंग की छड़ी, जो आगे चलकर करीम लाला का सिंबल भी बनी। करीम लाला को जिस किसी का भी घर खाली करवाना होता वो खुद वहां नहीं जाता था, बल्कि उसके साथियों ने ढेर सारे काले रंग की छड़ी बना रखी थी। जिस घर को टारगेट किया गया था उस घर या दुकान पर केवल वो काले रंग की छड़ी रख दी जाती थी, जिसका मतलब ये होता था कि इस दुकान या मकान को खाली कराना है, और छड़ी का मतलब होता था यहाँ करीम लाला खुद आया है। इसके बाद कुछ ही घंटों में वो घर या दुकान खाली हो जाया करती थी। यानी उस समय करीम लाला के खौफ का अलग ही लेवल था भाई साहब। करीम लाला का फिल्म इंडस्ट्री में भी अच्छा खासा दबदबा था। अगर किसी का पैसा न निकल रहा हो तो वो लाला के पास पहुंच जाता था। पैसा आसानी से निकल आता था।
साल 1980 तक करीम लाला ने मुंबई पर एक छत्र राज किया। अपने जुर्म की दुनिया को पूरे 40 साल तक अच्छी तरह से उसने संभाला। करीम लाला का नाम इंदिरा गांधी के साथ भी लिया जाता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार की है। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी मुंबई के डॉन करीम लाला से मिली थी। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में ये सवाल उठ खड़ा हुआ कि आखिर देश के प्रधानमंत्री को एक डॉन से मिलने की क्या आवश्यकता पड़ गई। तो इसके पीछे की कहानी कुछ इस तरह है। ये घटना साल 1973 की है, जब देश में पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई। तो फिल्म इंडस्ट्री में अपने योगदान के लिए हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाना था। उन्हें बाकायदा इस बात के लिए इन्फॉर्म किया गया और वो तय समय पर दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गए। उसी समय ये खबर करीम लाला तक पहुंची। करीम लाला के मन में राष्ट्रपति भवन देखने की बड़ी इच्छा थी। वो उसे भीतर से देखना चाहते थे, इसलिए वो हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, मैं आपके साथ दिल्ली चलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आज तक राष्ट्रपति भवन नहीं देखा है, मैं उसे भीतर से देखना चाहता हूँ। हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय इतना सुनने के बाद कुछ कहने की स्थिति में नहीं रहे, क्योंकि ये बात किसी साधारण आदमी ने नहीं कही थी, बल्कि बात खुद उनके पास आकर करीम लाला ने कही थी। साल 1973 वो समय था जब मुंबई शहर पर करीम लाला की तूती बोलती थी। उसे मना करना मतलब अपने फ्यूचर को इंडेफिनेट सिचुएशन से लेकर जाना, इसलिए उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। जब पद्म पुरस्कारों के देने का समय आया तो हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय के साथ करीम लाला भी गया। वो भी राष्ट्रपति भवन के भीतर पहुंच गया। उसने राष्ट्रपति भवन भी देखा। इसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय से मिलने स्वयं उनके पास आई, क्योंकि हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय एक सम्मानित कलाकार थे। सिनेमा में उनके अतुलनीय योगदान को आज सम्मानित किया गया था, इसलिए एक प्रधानमंत्री के तौर पर जब इंदिरा गांधी उनके पास आई तो करीम लाला भी वहीं मौजूद था। इसके बाद उसने इंदिरा गांधी के साथ भी एक तस्वीर ली। इसके बाद ये मुलाकात यहीं खत्म हो गई। इसके बाद इंदिरा गांधी करीम लाला से कभी नहीं मिली, क्योंकि इस तरह की मुलाकात का कभी कोई एविडेंस नहीं मिला। करीम लाला ही वो शख्स था जिसके जरिए लोगों ने डॉन, स्मगलिंग, तस्करी जैसे शब्दों को सुना था। ऑर्गेनाइज क्राइम की उसने ही शुरुआत की थी। इस दौरान एक दूसरे के दुश्मनों के साथ जब भी लड़ाई होती थी तो कुछ रूल फॉलो किए जाते थे, जिसमें फैमिली मेंबर्स को लड़ाई का हिस्सा नहीं बनाया जाता था और ना ही उन पर अटैक किया जाता था। लेकिन बदलते वक्त के साथ इस दुनिया के रूल्स रेगुलेशन बदल गए। अब तो बदला लेने के लिए फैमिली को टारगेट किया जाने लगा। साल 1980 आते आते वरदराजन मुदलियार ने अपना काम धंधा समेटकर अपने आप को इस लाइन से अलग कर दिया। इसके साथ ही हाजी मस्तान ने पॉलिटिक्स की तरफ अपना रुख कर लिया। इसके बाद भी पठान गैंग सक्रिय थी, लेकिन ये वो दौर था जब दाऊद इब्राहिम मुंबई में डॉन बनकर उभर रहा था। लेकिन अब लड़ाई, मारपीट और खून खराबे तक पहुंच गई। साल 1981 से लेकर 1985 के बीच दाऊद इब्राहिम और पठान गैंग के बीच मुंबई में गैंग वॉर हुआ करती थी। साल 1981 में ही दाऊद इब्राहिम के भाई शबीर खासकर की पठान गैंग के द्वारा हत्या कर दी जाती है। इसके बाद दाऊद इब्राहिम भी अपने भाई का बदला लेता है और करीम लाला के भाई रहीम लाला को 1986 में जान से मार देता है। इसके बाद सोचा तो ये जा रहा था कि करीम लाला बहुत कुछ करेगा, लेकिन बढ़ती उम्र और गैंग के कम होते दबदबे के कारण वो शांत बैठा रहा। इसके बाद करीम लाला ने धीरे धीरे इस लाइन से अपना काम धंधा पूरी तरह से समेटकर एक शांति की जिंदगी गुजारने लगा। ये थी देश के पहले डॉन करीम लाला की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो में आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में देना जरूर। हम इंतजार कर रहे हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।